नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं आप सभी, बिहार मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस विषय की लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ये टॉपिक आजकल की ज़रूरत हो गया है, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में। क्या है? बिहार में ई शासन की बात की गई है, यानी कि ई गवर्नेंस की बात की गई। अब इसको क्या है ना कि दो तरीके से देखिए। एक तो पॉलिटी के हिसाब से देखिए, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा जो है आपका झुकाव जो है वो गवर्नेंस की तरफ होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि गुड गवर्नेंस, ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो गवर्नेंस के नज़रिए से भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम सब इस बात को समझते हैं कि वर्तमान युग जो है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का एज चल रहा है। अब इस एज में ये हमसे, आपसे, सरकार से, इन सभी से ये उम्मीद की जाती है कि हम जो भी कार्य करें उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये सब कैसे होगा? तो निश्चित तौर पर जैसे जनता उम्मीद करती है सरकार से कि जो पैसा आप मुझे भेज रहे हैं डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में आए, तो सरकार ने क्या किया? जैम लाया, जनधन योजना, मोबाइल और आधार, ये सबको इकट्ठे कर दिया। वहां से पैसा आया सीधे आपके बैंक अकाउंट में और मोबाइल पे मैसेज आ गया, कहीं लीकेज नहीं हुआ। मामला समझ में आया? ये कैसे हुआ? पारदर्शिता आपने तय किया। लेकिन इसके लिए क्या किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो जनता जो चीज सरकार से चाह रही है, सरकार भी चाह रही है कि आप टैक्स वगैरह सही समय पर दीजिए, है ना, सारे चीजें। तो उन सब चीजों के लिए क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपसे इस्तेमाल करके आपसे चाह रही है काम करना। कुल मिलाकर के देखेंगे, डिबेट का मतलब शुरुआत जो यहां से मैं करना चाह रहा हूं कि आज के समय में तकनीकी साधनों की आवश्यकता है और सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाए। और जब आप प्रशासन में जाएंगे, है ना, तो आप सरकार का हिस्सा हैं। तो जाहिर सी बात है, एसडीएम साहब से, डीएसपी साहब से ये उम्मीद की जाएगी कि आप क्या कीजिए, आप जनता को जवाबदेह, पारदर्शी और दक्षतापूर्ण प्रशासन दे सके। इन्हीं सब चीजों को लेकर के ई गवर्नेंस की बात की जाती है और ई गवर्नेंस इसी सब चीजों के लिए एक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यहां पर एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस अब इंग्लिश मीडियम में भी आपके समक्ष उपलब्ध है। देखिए, यहां पर लाइव ऑनलाइन मिलेगा। जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर दी जा चुकी है, घोषणा की जा चुकी है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। 30 अक्टूबर 2025 पहली तारीख होगा जब बैच स्टार्ट यहां से किया जाएगा और प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए फी केवल और केवल 25,000 ही रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी लीजिए, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा लीजिए। कोर्स हाईलाइट में बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन मैं फैकल्टी के लिए आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत सारे फैकल्टी आपको वही पढ़ा रहे होंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं। तो आपको ऑफिसर से पढ़ने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर पर फिर आप चीजों को अच्छे ढंग से जान पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, सही से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो संपर्क सूत्र है, जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए, जो कि प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए ही वहां पर आपको फायदा मिलेगा, 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब जरा आते हैं मुद्दे की तरफ, ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस की तरफ बात करते हैं। अब देखिए, सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग साइंस टेक में आप पढ़ते होंगे ना, आईसीटी, क्योंकि साइंस टेक में आईसीटी भी आपका एक टॉपिक है, सिलेबस का हिस्सा है, आपको पता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी आईसीटी को कहां? गवर्नेंस के तरफ ला करके जोड़ दीजिए जब प्रशासन में, तो क्या हो जाता है? ई गवर्नेंस हो गया। ऐसे इसको समझना है। तो इसके माध्यम से चाहे वो नागरिक हैं, व्यवसायी हैं, कर्मचारी हैं, अन्य सरकारी विभाग हैं, सबके साथ प्रशासनिक कार्यों को कैसे सरल किया जाए, पारदर्शी किया जाए, प्रभावी संचालन किया जाए, ये कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस का एक अर्थ होता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि सेवा वितरण जो भी हो रहा है उसमें पारदर्शिता रखी जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई टेंडर होना है, टेंडर की बोली लगनी है, तो ऑनलाइन करवा लीजिए, पारदर्शी ढंग से उसका होना चाहिए, वेबसाइट पे सभी चीज उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी नागरिक देख सके। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। छोटे छोटे कागजात के लिए लोग अगर कोई दिल्ली में है तो दौड़ के कितना बिहार जाएगा, तो ऐसा कर दीजिए कि ऑनलाइन चीजें हो जाए, ऑनलाइन ही उसको मामला क्लियर हो जाए। नागरिकों को समय पर जानकारी और सेवाएं भी देना पड़ेगा। मान लीजिए बाढ़ की समस्या है, बांध की स्थिति क्या है, पानी का जो जल का स्तर है वो कितना हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर है या नीचे है, सभी जानकारी समय पर दीजिए ताकि उसको चीजें का लाभ मिल सके। और निश्चित तौर पर अगर पारदर्शिता आप लाते हैं,
आप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम का इस्तेमाल करते हैं प्रशासन में, तो भ्रष्टाचार में कमी आएगा। मैंने अभी बताया ना कि पैसा ट्रांसफर होता है सीधे कैसे बैंक अकाउंट में आ रहा है, लीकेज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। यानी कि वो एक वर्ड कहा जाता है, इसको ध्यान से रख लीजिए, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी कि सरकार अपना हस्तक्षेप कम से कम करे और सरकारी सेवा जो है, जो कहते हैं कि हम गवर्नेंस की बात करते हैं, जो स्वशासन या सुशासन की बात करते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए और लोगों के पास तक पहुंचाया जाए। इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न आ सकता है। ई शासन के प्रमुख घटक क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर मेंस में प्रश्न आते हैं तो आप इन सब चीज़ों का चर्चा कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही एक बॉक्स बना दीजिए, या चाहें तो आप जो है गोला सर्कल बना करके इन सब चीजों के विषय में लिख सकते हैं। यानी कि फ्लो चार्ट वगैरह मेंस में बनाना साथियों आवश्यक है। अगर आप वो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो फायदेमंद होगा। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसको समझ लीजिए। पहले कहा गया है G2C। G2C क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार सीधे नागरिक से कैसे जुड़ती है। तो नागरिकों को सेवाएं देती है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र किन्हीं को बनाना हो, पेंशन है, राशन कार्ड है, ये सारी चीजें है ना। फिर होता है G2B। G2B में क्या होता है कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन के साथ कैसे जुड़ती है, व्यापारिक सेवाएं कैसे देती है, जैसे कि लाइसेंस किसी चीज का लेना हो, कर का भुगतान करना हो, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के मैंने आपको समझाया था। उसके बाद होता है G2G। G2G में क्या होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की विभिन्न एजेंसियां गवर्नमेंट की विभिन्न एजेंसियों से कैसे वार्तालाप करेगी, कैसे काम करेगी, समन्वय कैसे करेगी। तो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन काम को लेकर के कैसे होगा, ये G2G में तय किया जाता है। अब एक होता है G2E। अब G2E क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, है ना, यानी कि सरकार के अपने कर्मचारी भी तो हैं, उनसे संबंधित सेवाएं जैसे वेतन हो गया, छुट्टी हो गया, पेंशन हो गया। आप भी एसडीएम साहब बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ क्या होगा? G2E में आ जाएंगे, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का व्यवहार होगा। तो आप चाहेंगे ना कि आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट पर फिर मैसेज आ जाए, बार बार बैंक ना दौड़ना पड़े आपको इन सब चीजों को जानकारी के लिए। अगर आपकी सैलरी कट रहा है, पेंशन समय पर किन्हीं का क्यों नहीं आया, छुट्टी की बातें हैं, ये सारी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो और ऑनलाइन हो जाए तो निश्चित तौर पर ई शासन की व्यवस्था की बात इसीलिए की जाती है। बिहार में ई शासन की कंडीशन देखिए, बिहार सरकार ने 2006-07 से ई गवर्नेंस को सक्रिय रूप से अपनाना शुरू कर दिया था। बिहार सरकार इसमें कतई पीछे नहीं है। तो राज्य ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी कि NEGP और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई पहले इन सब चीजों को लेकर के किया है। डिजिटल इंडिया मिशन को निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, ये सब आपको चर्चा करना है मेंस का जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में ई शासन की प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। इन सबको आपको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। आंसर राइटिंग में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस में ये सब आपको लिख देंगे तो निश्चित तौर पे आपके आंसर की क्वालिटी जो है बाकी लोगों के आंसर से अपेक्षा बढ़ जाएगा। अब जैसे सुधा पोर्टल की बात किया गया यानी कि RTPS को, तो इसमें क्या होता है? राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है। अब RTPS उसी को कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में मैंने बता दिया। एक जगह मान लीजिए मेंस में आप अगर चर्चा करें ना तो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लिखे, बार बार फिर उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। RTPS कहेंगे, आपका काम चल जाएगा, सामने वाले वो समझ जाएंगे। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि जितनी भी सेवाएं हैं उसको ऑनलाइन कर दिया गया। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, आवास प्रमाण पत्र बनाएंगे, आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, EWS का आजकल चलता है 10% आरक्षण वाला। अब ये सारी चीजें, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो दिल्ली में रह के UPSC या PCS की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उसको पटना उसका घर है, उसको सारा काम कराना है, तो कितनी बार दौड़ के पटना जाएगा? तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो जाए। बिहार भवन निर्माण निगम की ई निविदा प्रणाली भी ध्यान रखिएगा। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने की बहुत ज़्यादा जरूरी बिहार में ये महसूस किया जा रहा था, चूंकि करप्शन बहुत ज़्यादा था। इन कामों के लिए एक पारदर्शिता कैसे लाया जाए और टेंडर कैसे शुरू किया जाए, बोली कैसे लगाई जाए, इन सब चीज़ों के लिए ई बोली प्रक्रिया शुरू की गई। तो उसके अंतर्गत क्या होगा परियोजना? बिहार भवन निर्माण निगम की ई निविदा प्रणाली। और एक सबसे महत्वपूर्ण 7 निश्चय योजना, आप सबने इसके विषय में निश्चित तौर पर बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं। इसके अंतर्गत जैसे देखेंगे हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण, ये तमाम तरह की जो योजनाएं हैं इसका निगरानी करना भी होता है। तो वो ई गवर्नेंस के माध्यम से हो जाएगा कि सुविधा योजना का लाभ मिला कि नहीं, निगरानी करना है, ये सारी चीजें यहां से हो जाएगा। कुछ और, जन वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण, बहुत ज्यादा करप्शन यहां पर होता है, ध्यान रखिएगा। और जब से डिजिटलीकरण कर दिया गया है करप्शन सीधे गिरा है।
तो राशन कार्ड को क्या करना होता है, उसमें आधार से लिंक कर दीजिए, ऑनलाइन राशन वितरण की फिर ट्रैकिंग हो जाएगा, लोगों को पता है कि भाई डीलर के पास कब आया है मटेरियल। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं न कहीं ई गवर्नेंस से और बेहतर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बिहार के छात्रों के लिए जो हुआ है बिहार छात्रवृत्ति पोर्टल, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिल पाता था, धांधली हो जाती थी, इस वजह से बहुत योग्य बच्चे भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। जो छात्रवृत्ति के लिए अब आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, स्वीकृति मिल जाएगा, ट्रैकिंग करते रहिए, वितरण भी हो गया। देखिए कितना आसान हो गया चीजें। डिजिटल ग्राम पंचायत, निश्चित तौर पर अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है साथियों, तो लोकतंत्र का जो सबसे निचला स्तर है, जमीनी स्तर है, वो क्या है, ग्राम पंचायत, उसको मजबूत करना बेहद आवश्यकता है। तो ग्राम पंचायत के कामकाज को निगरानी भी तो करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब कलेक्ट्रेट में बैठकर के आराम से कर सकते हैं, कितने पंचायत वो भागते रहेंगे। इन सब चीजों के लिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था ई गवर्नेंस हो जाएगा। भूलेख और भूमि रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बिहार में एक ऐसा राज्य है जहां पर जितनी सारी विवादें हैं उसमें से ज्यादा विवाद जमीन को लेकर के है। तो ऑनलाइन खतियान हो गया, नक्शा हो गया, रजिस्ट्रेशन सेवा हो गया, अभी आप जान रहे हैं बिहार सरकार ने ये सब कराया है, ये सब जो आ जाएगा ई गवर्नेंस के तहत यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे उदाहरण हैं, अच्छे उदाहरण हैं बिहार को लेकर के, तो निश्चित तौर पर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन साथियों इन सब चीजों को लेकर के कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि डिजिटल साक्षरता की कमी है। देखिए एक तो हो गया साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या हो गया कि आ ए बी सी डी आपको आता है कि नहीं, मोटे तौर पर पढ़ना लिखना बोलना आता है कि नहीं, चीजों को लेकर के। अब ये अगर हो जाता है तो आप साक्षर हो गए। लेकिन अब आ गया डिजिटल साक्षरता, यानी कि मोबाइल चलाना, वेबसाइट चलाना, चीजों को जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो लेना, अब ये आपको आना चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। ये सब चीजें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखा जा रहा है। एक चैलेंज है कि कितने लोगों को हम डिजिटल साक्षर कर पाते हैं ताकि सरकार की योजनाओं का वो सीधे लाभ ले सके। दूसरी बात क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। कई क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कई जगह सुविधा है तो वो अस्थिर है। बिजली की अनियमित आपूर्ति भी, निश्चित तौर पर बिहार के अब हर घर में अगर आप देखेंगे तो बिजली की आपूर्ति तो जा चुकी है ना, बिजली हर घर में है, लेकिन नियमित आपूर्ति नहीं है निर्बाध रूप से। मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या सरकारी सेवा ही कोई ऑनलाइन देख रहे हैं और बिजली चली जाए, फॉर्म भर रहे हैं और वो फिर बीच में ही चला जाए तो पेमेंट का मसला फंस जाएगा, फिर आप परेशान होते रहेंगे। भ्रष्टाचार और निष्क्रियता, निश्चित तौर पर सिस्टम तो है पर लागू करने की रुचि और ईमानदारी होनी चाहिए। विल पावर प्रशासक में और राजनेताओं में होनी चाहिए। तकनीकी स्टाफ की कमी एक बहुत बड़ी वजह है कि स्थानीय स्तर पर जो प्रशिक्षित कर्मी हैं उसकी भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि फाइल सीधे लेना और देना तो है नहीं, यहाँ तो इंटरनेट चलाना है, वेबसाइट देखना है, खंगालना है उसको। तो निश्चित तौर पर ये सारे चैलेंजेस हैं। सुधार के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं तो सिर्फ आप परेशानी बता करके भाग नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल से, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा गया है। आप एसडीएम साहब इसीलिए बनेंगे ना, तो आप क्या देंगे कि भाई ग्रामीण इलाकों में सर आपने कहा कि डिजिटल साक्षरता की कमी है, तो चलिए डिजिटल साक्षर कीजिए, वहां के लोगों को प्रशिक्षण दीजिए, अवेयरनेस कैंप चलाइए। आपने कहा कि इंटरनेट और बिजली की समस्या है, तो इंटरनेट और बिजली जैसी आधारभूत संरचनाएं आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब मामला केवल रोड तक नहीं है, केवल बिजली मतलब केवल पानी तक नहीं है। अब इंटरनेट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये आधारभूत संरचना है, मूलभूत आवश्यकता है लोगों की आज के समय में। तो इसको लैस करवाइए, सिस्टम की निगरानी कीजिए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, फीडबैक लीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इन सब चीजों के लिए एक स्वतंत्र निकाय बना दीजिए, हर स्तर पर जवाबदेही तय कर दीजिए। तकनीकी कर्मियों की भर्ती कीजिए। आपने कहा कि स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ हैं उनको अपग्रेड करना है, तो कैसे अपग्रेड होगा? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दीजिए। जो आज तक फाइल में उलझे हुए उनको कहिए भैया आओ बैठो कंप्यूटर चलाओ, 10-15 दिन लगाइए, सीख जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे और फिर कंक्लूजन पर आएंगे। जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे, इंट्रो, मेन बॉडी और आंसर राइटिंग फ्रेम करेंगे, फिर कंक्लूजन एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कंक्लूजन में बहुत समस्या नहीं नजर आनी चाहिए। कुल मिलाकर के हम ये जानते हैं कि ई शासन यदि होता है तो भारत या बिहार राज्य की चर्चा करेंगे तो वहां पर शासन प्रणाली की एक मजबूत नींव तो रखेगा। और बिहार जैसे राज्यों के लिए साथियों ये बेहद आवश्यक है। गवर्नेंस सुधार एक महत्वपूर्ण हथियार होगा वहां के विकास के लिए। हालांकि कई राज्य इन सब चीजों को लेकर के बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से क्रियान्वयन जो हो रहा है उसकी क्वालिटी पर कहीं न कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। उसको बेहतर करने की आवश्यकता है और ई गवर्नेंस को सही मामले में सफल बनाने के लिए सरकार, प्रशासन और नागरिक तीनों की साझेदारी आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए और गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं यानी कि प्रशासन और जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो भी पॉलिसी मेकर हैं, इनका विल पावर
स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अब देखिए, जैसे बिहार विधानसभा देखेंगे, पूरी तरह से आप एक तरह से वह कागज फ्री हो गया, पेपरलेस है, इलेक्ट्रिक में पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है उसको, है ना, टैबलेट है वहां पर, सारा कुछ है। तो कुल मिलाकर के ऐसे चीजें किया तो गया। अगर इसी तरह से विल पावर हो तो निश्चित तौर पर ई गवर्नेंस को लागू किया जा सकता है बेहतर ढंग से, और ऐसा होता है तो नागरिकों के लिए इससे बेहतर गुड गवर्नेंस का और कुछ एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसमें क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप जब वितरण प्रणाली का हिस्सा होते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं डीलर के यहाँ, अनाज या चीनी वगैरह कुछ भी, उसमें क्या आपको इसका लाभ मिलता है? या आप जब कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं ऑनलाइन की वजह से आपको फ़ायदा मिलता है ज़मीन के कागजात में? तो निश्चित तौर पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। या आपको अभी परेशानी हो रही है बिहार में, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, है ना। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार में छठ पर्व की धूम शुरू हो चुकी है, निश्चित तौर पर आस्था का महापर्व है। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच।